नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना झा और आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। बढ़ेंगे खबरों में, पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। विधानमंडल का बजट सत्र का 5वां दिन आज। बजट सत्र को लेकर सदन में होगी चर्चा। कल विपक्ष ने जातीय जनगणना पर किया था हंगामा। पीएम मोदी का बजट को लेकर वेबिनार आज। घोषित योजनाओं को लेकर मांगेंगे सुझाव। पीएम मोदी की आज मेघालय और नागालैंड में चुनावी रैली। शिलांग में करेंगे रोड शो। अखिलेश यादव ने भाजपा पर साधा निशाना। सदन में बोले, किस ओर लगी आग और किधर देख रहे हैं। जातीय जनगणना के लिए अभियान चलाएगी सपा। 24 फरवरी से 5 मार्च तक संगोष्ठी करेगी सपा। आज मनाया जाएगा हजरत इमाम हुसैन का जन्मदिन। दोपहर 12 बजे शिया कॉलेज में धर्मगुरु पहुंचकर देंगे नज़्र। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। बढ़ते हैं खबरों में। विधानमंडल का बजट सत्र का 5वां दिन आज है। बजट सत्र को लेकर सदन में चर्चा होगी। कल विपक्ष ने जातीय जनगणना पर खूब हंगामा किया था। कल सपा विधायकों ने किया जोरदार हंगामा। विधानमंडल का बजट सत्र का 5वां दिन आज। बजट सत्र को लेकर सदन में होगी चर्चा। कल विपक्ष ने जातीय जनगणना पर किया था हंगामा। कल सपा विधायकों ने किया जोरदार हंगामा। विधानमंडल का बजट सत्र का 5वां दिन आज। कल सपा विधायकों ने किया जोरदार हंगामा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में गुरुवार को समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण पर जवाब दिया। उन्होंने बजट पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पर कहा कि वित्त मंत्री की तुकबंदी ठीक नहीं है। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी जमकर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी की फुटबॉल विश्व कप देखने वाली तस्वीर पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, नेता सदन बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। नेता सदन 3 टप्पे के बाद गेंद मार गए हैं। मैंने एक दिन नेता सदन को टीवी में फुटबॉल देखते हुए देखा। लोग समर्थन वाली जर्सी पहनकर बैठते हैं, कोई अकेले फुटबॉल नहीं देखता है। वहीं सपा प्रमुख ने सीएम योगी के मैच देखने इकोना स्टेडियम जाने पर कहा कि लखनऊ के इकोना स्टेडियम को बनाया हमने, लेकिन सबसे ज्यादा नेता सदन है। मुझे इस बात की खुशी है। नेता सदन को देखकर लगा कि वे लोगों से कह रहे हैं कि ये मैंने नहीं बनाया है। उन्होंने वित्त मंत्री पर शायराना अंदाज में तंज कसते हुए कहा, आंखों पर सियासत की असर देख रहे हैं, किस ओर लगी आग किधर देख रहे हैं। जो उसमें उल्लेखित चीजें थी वो कहीं ना कहीं 2017 से उत्तर प्रदेश का जो
सपना देखा, या हम जितने विपक्ष के लोग हैं जो सपना देखते हैं, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। और कई बार मैंने इसी सदन में नेता सदन को और बहुत सारे राजनेताओं को अखबारों में और कई लेखों में ये पढ़ा है और देखा है, और ये अभिभाषण में भी आया है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था अगर बेहतर होगी तो देश की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। अगर उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पे जाएगा तो देश भी आगे खुशहाली के रास्ते पे जाएगा। जौनपुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय के 26वें दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का आगमन हुआ। वीर बहादुर सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक दिए। स्नातक और परास्नातक के कुल 66 छात्र छात्राओं को राज्यपाल ने स्वर्ण पदक बांटे। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के 26वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने कक्षा 6 से 8 तक के पढ़ने वाले 51 बच्चों को स्कूल बैग प्रदान किए। वहीं 96 शोधार्थियों को मिली पीएचडी की उपाधि दी गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के परिवार के प्रति हृदय से कृतज्ञ हूँ कि मुझे इस विशिष्ट अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होने और अपने उद्गार व्यक्त करने का अवसर मिला। खबर लखनऊ से। सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र स्थित भटगांव प्राइमरी पाठशाला आयोजित कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रवासियों को रोजगार से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास जारी है। इसी क्रम में आज विधायक राजेश्वर सिंह ने कुम्हारों को रोजगार से जोड़ने के लिए 12 इलेक्ट्रॉनिक चाक मशीनों का वितरण किया। इसके साथ ही उन्होंने सरोजनी नगर विधानसभा में कन्या डिग्री कॉलेज खुलवाने के लिए भी प्रयास किए जाने की बात कही है। कार्यक्रम के दौरान विधायक राजेश्वर सिंह ने दबन बटन दबाकर 51 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर राजेश्वर सिंह के अलावा पूर्व विधायक प्रत्याशी शिव शंकर सिंह, खंड विकास अधिकारी पूजा सिंह, ब्लॉक प्रमुख सुनील कुमार सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। लगातार सोनीनगर क्षेत्र में विकास कार्य कर रहे हैं। आज भी उन्होंने 51 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। हमारे साथ बात करने के मौजूद है विधायक राजेश्वर सिंह से बात करते हैं। सर, आज जो शिलान्यास कार्यक्रम है किस तरह कार्यक्रम? नहीं, आज सड़कों का शिलान्यास हो रहा है और बहुत परियोजना है। हमारे पीनू प्रधान, ग्राम प्रधान जो यहाँ के हैं भटगांव के, इनके द्वारा जितनी योजनाएं की गई हैं उसका लोकार्पण हो रहा है। आप साथ में ही मौजूद हैं। लगातार हर गाँव में, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है सरोजनी नगर में, और सरोजनी नगर हम लोग का प्रयास है कि आदर्श विधानसभा के रूप में स्थापित है। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या? और शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों के जितने डिग्री कॉलेजेस हैं सब में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित कराई जा रही है। 10-10 कंप्यूटर देके डिजिटल लिटरेसी बढ़ाने का हम प्रयास कर रहे हैं। बच्चों के स्कूलों में झूले लगवाए जा रहे हैं ताकि बच्चे स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और जो खाली समय है वो घर जाने की बजाय स्कूल में रुकें और खेलने में समय दें। तो सरोजनी नगर में कन्या डिग्री कॉलेज नहीं है, इसके लिए सर क्या? नहीं, जल्दी स्थापित होगा। उसके लिए मुझे आश्वासन मिल चुका है और जल्दी ही स्थापित होगा। तो अभी कल बजट पेश हुआ, उसके बारे में? बजट बहुत अच्छा था, ऐतिहासिक बजट है। 6,90,000 करोड़ का बजट आया है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बजट है। और 14% जो बेरोजगारी दर थी घट के 4% पे आ गई है और यहाँ का विकास दर जो है 16% से ज़्यादा है। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक बजट है। बेरोजगारी के लिए दूर करने के लिए सरोजनी नगर में क्या क्या? हम लोग कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र खोल रहे हैं, कौशल विकास कर रहे हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई सेंटर खुलवा रहे हैं, उनके भी कौशल विकास कर रहे हैं। युवाओं के काउंसलिंग सेंटर्स खोले गए हैं। युवाओं को अच्छा रोजगार दिलाने के लिए रोजगार मेले लगातार लगाए जा रहे हैं और उनको अवसर प्रदान कराए जा रहे हैं। ये थे हमारे साथ विधायक राजेश्वर सिंह जी ने बताया कि सरोजनी नगर में विधानसभा को नंबर 1 बनाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है और विकास की जो सिलसिले लगातार जारी है। और जो विद्यालय हैं, स्कूल हैं, उसमें भी बच्चों को पढ़ाई के लिए व्यवस्थाएं, डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई। साथ ही साथ बच्चों को खेलने के लिए झूले भी लगाए गए हैं। पवन तिवारी, के न्यूज इंडिया, लखनऊ। बढ़ते हैं खबरों की। कानपुर देहात के गांव मडौली में हुए अग्निकांड के बाद आज गांव किसान नेता राकेश टिकैत गांव पहुंचे। घटनास्थल पहुंचकर घटना की जानकारी कर पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। गांव पहुंचकर सरकार पर हमला बोलते हुए राकेश टिकैत ने कहा, गांव की सभी जमीन कब्जे की होती है और ये परिवार अगर रह रहा है तो कोई जुर्म नहीं किया।
अधिकारियों ने बिना जांच के कार्रवाई की। सरकार को आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। राकेश टिकैत ने कहा, सरकार ने जो मुआवजा देने की बात कही है वो देना चाहिए। घटना में अधिकारी दोषी है, सरकार के अपने लोगों पर कार्रवाई नहीं होती और ये परिवार बीजेपी का होता है तो कार्रवाई नहीं होती। राकेश टिकैत ने कहा, एक किसान के साथ अत्याचार हुआ है तब हम आए हैं और सरकार मदद ना करेगी तो हम मदद करेंगे। केस लड़ना इस परिवार के बस की नहीं है, इनको आर्थिक मदद की जरूरत है। कोई जमीन का मामला बता रहे और पीड़ित पक्ष से मिले तो उन्होंने कहा कि हमारे बाबा यहाँ रहते थे, पिताजी रहते थे और हम भी यहाँ पर रह रहे हैं। और गांव में बहुत जमीन ये है कि वो बेनामे की जमीन नहीं होती। गांव में आपस में भी जमीन अगर लेन देन करते हैं तो उसका कोई बेनामा नहीं होता। वो कब्जे पे ही है, उसने उसको दे दी, उसने उसको दे दी और वो सबको पता रहता है। अगर इसने ये जमीन पे रह भी लिए, कोई घेर भी ली तो कोई इतना बड़ा जुल्म नहीं होगा। ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहे इस पे। और आज़ादी से पहले तो सारी जमीन सब ये सरकारों की थी। और यहाँ कौन सा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं? भाई सरकार ये प्रोजेक्ट बता दे कि इतने बुलडोजर लेकर आ रहे, फोर्स लेकर आ रहे, ये एक दूसरे के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं। अधिकारी कोई जांच नहीं करते, सीधा लेकर तामझाम लेकर आवे, हम उसको तोड़ फोड़ करेंगे। खबर आगरा से है। आज शाम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच महिला क्रिकेट मैच का सेमीफाइनल मुकाबला होने जा रहा है। इस बार इंडिया के तरफ से आगरा की दीप्ति शर्मा भी खेल रही है। इस मुकाबले से पहले दीप्ति के माता पिता का कहना है कि दीप्ति शर्मा ऑलराउंडर है। पिछले मैचों में दीप्ति बहुत अच्छा खेली है। उम्मीद है इस मैच में भी देश का नाम रोशन करेगी। तेईस फरवरी को स्काउट और गाइड आंदोलन के जन्मदाता लॉर्ड ब्रेडन पावेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सिविल लाइन स्थित स्काउट भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। लॉर्ड ब्रेडन पावेल ने भी स्काउट गाइड की स्थापना की थी, जो आज 172 देशों में संचालित है। कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने प्रतिभाग किया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एडीएम प्रशासन अमित कुमार शामिल हुए। उन्होंने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। दिवस था। आज के दिन लॉर्ड ब्रेडन पावेल का जन्मदिन मनाया जाता है। आज ही के दिन का जन्मदिन मनाया जाता है। पूरे विश्व में चिंतन दिवस समारोह के रूप में हम मनाते हैं। सर ये स्काउट लाइब्रेरी का उद्घाटन श्री अनु मल्होत्रा जी हैं, वो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं हमारे यहाँ बेटी, और उनका प्रयास था कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है, तो उसमें ये स्काउट गाइड की इतनी साहित्य हैं। जैसे आजकल सीबीएसई स्कूलों के लिए बहुत से शासन से ही हो गया है कि हर स्कूलों में का बुलबुल हो, तो वो सारी पुस्तकें यहाँ हैं। और इनका प्रयास ये रहा, इन्होंने आज डोनेट किया है हमको। और 22 फरवरी को स्काउटिंग गाइडिंग आंदोलन के जन्मदाता लॉर्ड ब्रेडन पावेल का जन्म दिवस होता है और ये इंग्लैंड में पैदा हुए थे और इन्होंने स्काउटिंग शुरुआत की थी, जो कि आज 172 देशों में चलती है। उसी के अंतर्गत हम लोग आज उनका जन्म दिवस यहाँ सेलिब्रेट करने स्काउट भवन में आए थे। ये एक जिला स्तरीय प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया गया था, जिसमें सुबह सर्वधर्म प्रार्थना आयोजित की गई थी। उसके बाद फिर एक पोस्टर प्रतियोगिता हुई थी, जिसके अंतर्गत जो उसका टॉपिक था कि आवर वर्ल्ड आवर पीसफुल फ्यूचर के नाम से टॉपिक, उसकी वो प्रतियोगिता हुई है और उसमें हमारे विद्यालय से भी बच्चे, यश विद्या मंदिर दर्शन नगर के भी बच्चे प्रतिभाग उसमें किए थे और एक बच्ची को उसमें प्रथम पुरस्कार मिला है। स्काउट भवन अयोध्या में प्रोग्राम आयोजित होता है 22 फरवरी को, जो सर्व चिंतन दिवस होता है स्काउट डिपार्टमेंट का। उसी को लेकर हम लोगों ने तैयारियां की थी और स्काउट गाइड में जितने भी बच्चे हमारे हैं, जो स्कूलों में प्रतियोगिताएं होती हैं और जो बच्चे स्कूलों में स्काउट की शिक्षा प्राप्त करते हैं, आज हमने उन सबको बुलवाया था, 250-300 बच्चों को, उनके प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को, और उनके यहाँ पे कई सारे पेंटिंग्स प्रोग्राम और कल्चर प्रोग्राम कराए गए, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई के अलावा जो ये स्काउट की शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है, ताकि उनको अनुशासन, जो स्काउट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी हमने, उनका अनुशासन, उनका ग्रुप बनना, उनको टास्क देना, उनको टास्क कंप्लीट कराना,
इस तरह जो हमारे भी जो भी सरकारी प्रोग्राम्स होते हैं उनमें भी इन बच्चों को पार्टिसिपेट कराते हैं। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज के सोरो थाने में तैनात एक दरोगा के फांसी लगाकर खुदकुशी करने के मामले में नया मोड़ आया है। मृतक के भाई ने सोरो कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है। मृतक दरोगा का भाई हरिओम जिले के ही ढोलना थाने में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात है। मृतक के भाई की तहरीर पर कॉल करने वाली महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एफआईआर के बाद पुलिस ने हाथरस जिले की महिला को हिरासत में लिया, जिसे बाद में परिवार को सौंप दिया, जहां पुलिस पूछताछ में महिला ने चौंकाने वाला खुलासा किया। जानकारी के मुताबिक मृतक दरोगा त्रिमल सिंह ने हाथरस की रहने वाली 3 महिला से दूसरी शादी की थी। महिला के मुताबिक दरोगा से उसके 2 बेटियों भी हैं। आरोप लगाने वाली महिला बीरमती हाथरस के मुरसान थाना क्षेत्र की रहने वाली है। वही मामले में पुलिस के आला अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। बता दें, कल देर रात सोरो कोतवाली में तैनात दरोगा त्रिमल सिंह यादव ने अपने प्राइवेट आवास में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। मैंने फोन करो बाबा मैं आ रही हूँ, आजा जीरो, मैं तो कुमार ने लेके आई हो, मैं ठीक है, और आप बुला रहे मेरे, मैं ना आ रही, तुम्हारे भैया है। तो ये तिरमल सिंह कौन थे आपके? मेरे स्टूडेंट थे वो। उनकी तो पहले भी एक शादी हो चुकी है। हाँ। तो आप दूसरी पत्नी है उनकी? ललितपुर जनपद क्षेत्र में जहां बरसों से जंगल में रहकर खेती करने चले आ रहे आदिवासी समुदाय के लोगों के पट्टा जिले प्रशासन द्वारा निरस्त कर दिए गए, जिसको लेकर आदिवासी समुदाय के लोगों ने पार्टी जिला संयोजक हरदयाल लूधी के नेतृत्व में जिला अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें पट्टे निरस्त न करने की अपील की गई है। आदिवासी समुदाय के लोगों ने बताया कि उनके पहले वन अधिकार के अंतर्गत पट्टे कर दिए गए थे। जमीनों पर वह अपने पूर्वजों के समय से दैया खेती करते चले आ रहे थे। इस कारण ये भूमि वर्ष 2006 में अनुसूचित जनजाति आदिवासी कानून के तहत उन्हें दी गई थी। वह इस भूमि पर अपनी खेती कर रहे हैं। इसके अलावा उनके पास कोई रोजगार नहीं है। पट्टे खारिज होने से सड़क पर आ जाएंगे एवं अपने परिवार का भरण पोषण किस प्रकार करेंगे। इस संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन में पट्टों को वापस दिलाने के साथ ही उनके साथ अन्याय किए जाने की मांग की गई है। मामला है साहब के जब से हम तो देख रहे तो हमारे पूर्व जन भी खेती पे खेती पाती करते हैं, जीवन व्यापन कर रहे थे साहब। और सन 2006 में और जानकारी मिली थी कि भारत सरकार ने तुम लोगों को तरह भी खिलाने स्थायी व्यवस्था बना दी है। तो साहब हम लोगों ने आके और आवेदन दे सन 2008, 10, 11, 12 में हम और खिलाने तैसे जानकारी मिली कि तुम्हारे स्थायी व्यवस्था बना दीजिए जो आप अपने बाल बच्चे ये तरह के पढ़ा सकते। वर्तमान में ग्राम बालाबेट के आदिवासी लोग आए, उन्होंने कहा कि हमारे घर पर सन 2022 15 अक्टूबर दिनांक पड़ा है उस पर, और एक नोटिस फरवरी 2023 में 18 तारीख को चस्पा कर रहे थे। हम लोगों ने पूछा कि भाई ये किस लिए चस्पा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो पट्टे थे विलंबित वन अधिकार के तो खारिज कर दिए गए हैं। गोंडा जनपद के थाना इटियाथोक अंतर्गत घर से शौच के लिए बाहर गई सगी बहनों के साथ आरोपियों ने छेड़खानी और मारपीट की, जिस पर पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई गई थी। पीड़ित किशोरियों का आरोप है कि पुलिस कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति करके आरोपियों को थाने से छोड़ दिया। पुलिस छेड़खानी की तहरीर बदलकर आरोपियों को बचाने में जुटी है। पीड़िता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़िता के मुताबिक आरोपी पीड़ित के परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस ने किशोरियों की मां से सादे पेपर पर अंगूठा लगवाकर मामले में लीपापोती की है। पूरे मामले में थाना अध्यक्ष इटियाथोक कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। शौचालय के लिए बाहर तो 3 लोग दबकर बैठे थे और हम तीनों बहन को छेड़छाड़ करने लगे। एक का नाम अबू है, दूसरे का नाम अनस और तीसरे का मनोज, और पहला मनोज ही है। उसी ने ये सब किया था और उसे छोड़ दिया गया हम सबको। और उन दोनों को पकड़ कर रखा है, बल्कि वही मेन है, ले देकर उन्हें छोड़ दिया गया। ये सब सारी घटना होने के बाद वो तो तीनों हमसे जोर जबरदस्ती करने लगे, हाथापाई भी की हमसे। उसके बाद
उसने जब हम सब शोर शराबा करने लगे तो हमारी माँ आई। जब हमारी माँ आई तो उनसे जान से मारने की धमकी दी हम सबको और मार पीट कर और चले गए, जान से धमकी दी और चले गए। और मेन वही है। अच्छा, तो इसकी शिकायत थाने पे किए बेटा, तो तीनों लोगों को पुलिस गिरफ्तार की? हाँ जी, किया था, लेकिन हम उनके बेटे को मनोज को ले देकर उनसे सुलह करके ले गए और उन दोनों को छोड़ दिया। जो मेन था उसे छोड़ दिया गया और जो साथी थे उन्हें गिरफ्तार किया। यानी तो ये जो मनोज है ये मेन था जी, तो इसको पुलिस ने छोड़ दिया बिना आपको बताए? जी, बिना बताए छोड़ दिया। हम सबसे कुछ नहीं पूछा था। तहरीर में जो है तीनों आदमी का नाम था? जी, तीनों का नाम था। मेरठ में वरिष्ठ अधिवक्ता से रंगदारी मांगने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां वरिष्ठ अधिवक्ता राम कुमार शर्मा से मांगी 50 लाख की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। वहीं रंगदारी न देने पर कचहरी में घुसकर गोली मारने की धमकी भी दी गई। पीड़ित अधिवक्ता राम कुमार शर्मा कचहरी में वरिष्ठ अधिवक्ता है। शर्मा ने मेरठ के सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कराया। राजकुमार शर्मा मेरठ बार एसोसिएशन में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रहे हैं। वहीं मेरठ पुलिस कॉल करने वाली धमकीबाज की तलाश में जुट गई है। स्वास्थ्य ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है और आयुर्वेद में सभी प्रकार के लोगों का जीवन इलाज संभव है। भारत में प्राचीन काल से ही आयुर्वेद को प्रथम चिकित्सा पद्धति के रूप में उपयोग किया जा रहा है। पुरातन भारतीय संस्कृति में धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। भारतीय प्राचीन अभिलेखों में तमाम इस प्रकार के आयुर्वेद जड़ी बूटियों से निर्मित दवाइयों का उल्लेख किया है, जिन्होंने लाइलाज बीमारियों को ठीक करते हुए लोगों को स्वस्थ जीवन दिया है। इसलिए आयुर्वेद चिकित्सा करने वाले वैद्य को आरोग्य का देवता भी कहा जाता है। आयुर्वेद का उल्लेख चरक संहिता, रामायण, महाभारत में भी मिलता है। इसी को लेकर बहराइच जनपद के बुबाकपुर गांव में पूर्व संयुक्त निदेशक एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर JN मिश्रा के निर्देशन में धन्वंतरी आयुर्वेदिक वन के द्वारा एक आयुष काढ़ा बनाकर प्रत्येक रविवार को निःशुल्क वितरण किया जाता है। देखिए खास रिपोर्ट। विज्ञान में लगातार विफल के फलस्वरूप धीरे धीरे आयुर्वेदिक चिकित्सा का स्थान एलोपैथी चिकित्सा ने ले लिया। बाद में विज्ञान ने शल्य चिकित्सा की खोज के साथ साथ एलोपैथिक दवाओं का हर क्षेत्र में प्रभाव लगातार बढ़ता गया। लेकिन कालांतर में जहां एक और एलोपैथिक दवाओं के साइड इफेक्ट से लगातार आम लोगों ने आयुर्वेद के प्रति पुनः जागरूकता पैदा हो रही है, वहीं आयुर्वेद का कोई दुष्प्रभाव भी नहीं है। आयुर्वेदिक चिकित्सा के गुणों को देखते हुए बहराइच जनपद के बुबकापुर गांव में पूर्व संयुक्त निदेशक एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर JN मिश्रा के निर्देशन में धन्वंतरी आयुर्वेदिक वन के द्वारा एक आयुष काढ़ा बनाकर प्रत्येक रविवार को निःशुल्क वितरण किया जाता है, जो कई रोगों के इलाज में लाभकारी है। लोगों का कहना है कि कई ऐसी घातक बीमारियां जो कि एलोपैथिक इलाज से नहीं ठीक हुई हैं, उनमें यह काढ़ा बहुत लाभकारी है। सर्व रोग हर काढ़ा, जो डॉक्टर साहब ने बताया है कि सर्व रोगों का एक काढ़ा बनाया जाता है। जो इस काढ़े पे ये वो काढ़ा है, आप देख सकते हैं कि ये काढ़ा बनाया गया है और ये इस काढ़े को लीटर रखा हुआ है और ये सब कुछ इसको नाप कर और मरीजों को कितने मानक से देना है ये बिल्कुल तय किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि ये कितनी लंबी भीड़ लगी हुई है दवाइयों लेने के लिए, रोगों के लिए। हम इनमें से मरीजों से जानना चाहेंगे कि कहाँ से आते हैं और किन रोगों का ये इलाज के लिए दवा ले रहे हैं, काढ़ा ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, परवीन मिश्रा। आप कहाँ से आए? जरूरत है किन रोगों के लिए आपके काढ़े? सभी रोगों में काम करता है। आपने अभी इसको कितने दिन पहले और कैसे यूज किया है? 1 साल से हम लोग यूज कर रहे हैं। इसका क्या फायदा है? सबसे अच्छा फायदा है। अंग्रेजी दवाओं कौन सा रोग था आपको जो इसमें फायदा हुआ? बुखार में और जो है पथरी के लिए भी। ये काढ़ा आप ले जा रहे हैं कि ये काढ़ा किन रोगों के लिए अच्छा फायदेमंद करता है? दर्द, बुखार, लीवर और मतलब पथरी के लिए भी यहाँ से दी जाती है। पथरी के भी इलाज के लिए ये काढ़ा प्रयोग में किया जाता है, इससे फायदा होता है जी। आप देख सकते हैं महिलाओं की भी लाइन लगी हुई है। दादी क्या नाम है आपका? ये दवा आप लेने आई हैं, काढ़ा लेने आई हैं, किन रोगों के लिए लेने आई हैं? बुखार, हरधुन, ये सब होता रहा है, वही आया हम दवा। फायदा है आपको? हाँ, फायदा है। कितने दिनों से आप ये ले रहे हैं? अभी 8 दिन भाई हमका। फायदा हुआ है आपको? ग्राम बुबकापुर में धन्वंतरी आयुर्वेद के तत्वाधान में करीब 6 एकड़ में फैले फार्म हाउस में विभिन्न प्रकार की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को उगाया जाता है।
तथा उनसे निर्मित एक जीवन रक्षक कार्ड का वितरण प्रत्येक रविवार निःशुल्क किया जाता है। इस जीवन रक्षक कार्ड के निर्माण एवं वितरण की व्यवस्था देखने वाले डॉक्टर JN मिश्रा का कहना है कि आयुर्वेद हमारे चिकित्सा पद्धति रीढ़ है। प्राचीन भारतीय चिकित्सा परंपरा की पूरी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद पर ही निर्धारित है, जिससे युगों युगों तक मनुष्य अपना स्वास्थ्य जीवन यापन करता था। धन्वंतरी आयुर्वेद जैसे कि शुगर, पथरी, गठिया रोग, शरीर में पेट दर्द, खांसी, जुकाम, हृदय रोग के इलाज में अत्यंत उपयोगी है। इसका निःशुल्क वितरण प्रत्येक रविवार को किया जाता है। जब हमारे संवाददाता ने इलाज के लिए आए कई रोगियों और तीमारदारों से बात की तो उनका कहना है कि वे लोग प्रत्येक हफ्ते में रविवार को आकर इस काढ़े को ले जाकर सेवन करते हैं और यह काढ़ा एक प्रकार की रामबाण दवा की तरह काम करता है। जब लोगों को खाने के लिए जिस तरह अन्न की जरूरत होती है, उसी तरह शरीर में उत्पन्न रोगों के लिए आयुर्वेदिक दवाइयों की भी जरूरत होती है। ऐसे में हम जनपद बहराइच के ब्लॉक पखरपुर बुक्कापुर में खड़े हुए हैं, जहां पे डॉक्टर साहब ने 6 एकड़ में सिर्फ आयुर्वेदिक और दवाइयों को लगा रखा है और 6 एकड़ में हर दवाइयों की, हर जड़ी बूटियों की जटिल से जटिल रोगों को लड़ने के लिए दवाइयों का और आयुर्वेदिक पौधों का रोपण कर रखा है और हर सप्ताह प्रतिदिन रविवार को ये निःशुल्क दवाइयों का वितरण भी करते हैं, जिससे जटिल से जटिल रोगों से लोगों का इसका इलाज होता है। और हम जानते हैं डॉक्टर साहब से कि कौन सी दवाइयाँ और किस प्रकार के रोगों से लड़ने के लिए आयुर्वेदिक दवाइयों को यहाँ पे लगाया जाता है और इनसे क्या क्या लाभ शरीर को है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे चैनल के न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है और हम ये जानना चाहते हैं कि आपका नाम क्या है डॉक्टर साहब? मैं डॉक्टर JN मिश्रा हूँ, भूतपूर्व संयुक्त निदेशक उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य भवन हूँ। मैं बेसिकली एलोपैथ का चिकित्सक हूँ। हम डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से मतलब आयुर्वेदिक ये आपने दवाइयाँ लगा रखी हैं और इनकी सब एक से एक आयुर्वेदिक जटिल जो यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं मिलता है और भी कई विदेशों और देशों में मिलता है, तो इसे में यहाँ पे लाकर आपने दवाइयाँ लगाकर उनसे दवा बनाकर लोगों को दिया है जिससे रोग ठीक हुए हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसमें ये हमारा धन्वंतरी आयुर्वेद वन है, ये वन ही हो गया है। इसमें विभिन्न तरीके की जड़ी बूटियां मैं जब जहां से पाया वहां से ला करके उसका रोपण किया। रोगों का इलाज कराने आने वाले मरीजों का कहना है कि इस काढ़े के द्वारा उनकी कई बीमारियां धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। इसको लेने के लिए क्षेत्र के आसपास कई गांवों और जनपद के लोग रविवार को यहां पर पहुंचते हैं और निःशुल्क काढ़ा लेकर जाते हैं। लोगों का कहना है कि कई ऐसी बीमारियां जिनका इलाज एलोपैथिक दवाइयों द्वारा नहीं हो पाया है, उन लोगों के लिए भी यह काढ़ा बहुत ही फायदेमंद है। के न्यूज़ इंडिया के लिए बहराइच से अनिरुद्ध मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़।